अच्छा जी, तो जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने लास्ट वीडियो में प्रोडक्ट का ऐड प्रोडक्ट को हम कर लिया था। उसके बाद हमने फैच भी करवा लिया था उसको, और फैच होके हमने अपने टेबल में भी शो करवा दिया था, और साथ ही साथ हमने अपने वेबसाइट में भी प्रोडक्ट्स को शो करवा दिया था। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास वहां पे ऐड होते रहेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली शो होते रहेंगे विथ देयर कैटेगरीज। ठीक है। अब बेसिकली हमारा यहाँ पे जो करंट रह गया है हमने क्रिएट कर लिया और रिट्रीव कर लिया। अब अपडेट और डिलीट रह गया है, आज की वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें अपडेट और डिलीट का काम होगा। तो चलते हैं कोड की तरफ और उसमें जाके देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीजें चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे वो लिंक्स ऐड करने हैं जहाँ पे मैं अपडेट और डिलीट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अपने प्रोडक्ट के टेबल में आता हूँ। यहाँ पे एक टीएच को एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा मैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन। और यहाँ पर आने के बाद मैं एक टीडी को एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा, और इस टीडी के अंदर सबसे पहले मैं एक एंकर बनाता हूँ। ये एंकर मेरे काम करेगा अपडेट करने का, यानी अपडेट। और ये एक एंकर है तो इसको क्लास कर देते हैं, इसको क्लास दे देते हैं लिंक। बूटस्ट्रैप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और प्राइमरी, मेरे पास प्राइमरी एक अपडेट का लिंक आ गया है। और एक मैं एंकर ऐड कर देता हूँ डिलीट का, जिसको मैं दे देता हूँ डेंजर। रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास देखिए दो लिंक्स तो यहाँ पर आ गए हैं। इसका तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सबसे पहले मुझे अपडेट करने के लिए एक अपडेट फॉर्म चाहिए जहां पे मैं जाके अपडेट कर सकूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने काम को आसान करने के लिए जो ऐड प्रोडक्ट का पेज है उसी का ही एक रेप्लिका बनाऊंगा, एक कॉपी बनाऊंगा Ctrl+C Ctrl+V से, और उसका नेम चेंज कर दूंगा। और अब कर दूंगा इसको ऐड प्रोडक्ट की जगह एडिट प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी। ठीक है। इसके मैंने यहाँ पर टाइटल में भी नाम चेंज कर दिया, ऐड प्रोडक्ट की जगह एडिट प्रोडक्ट कर दिया। और यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट्स में आके यहाँ पे एच रेफ में मैं बता दूंगा भाई, जब इस पे क्लिक हो तो कहाँ जाना है, एडिट प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे जाना है। चेक करते हैं, रिफ्रेश करा मैंने, अपडेट पे क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे पहुंच गया एडिट प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी पे। पहला काम मेरा मुकम्मल हो गया, मैं पेज में रिडायरेक्ट भी हो रहा हूँ। अब फॉर्म में चेंज करने के लिए, मतलब जब मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक करूं, वो प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूं वो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिटेल मेरे पास फॉर्म में ऑलरेडी फिल्ड आनी चाहिए। ऑलरेडी फील्ड आनी चाहिए, ताकि जो चीज मुझे पर्टिकुलर जो चीज चेंज करनी है बस वो चेंज हो, बाकी एज इट इज वैसे की वैसे चले जाए। और मेरे पास ये अवेलेबिलिटी हो कि मैं जो फील्ड चाहूँ, जिस फील्ड को चाहूँ उस फील्ड को चेंज कर सकूं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले कुछ चेंजेस कर लेते हैं। लाइक यहाँ पे फॉर्म का नाम ऐड प्रोडक्ट की जगह यहाँ पे एडिट प्रोडक्ट कर देते हैं। अब मुझे जब प्रोडक्ट का डेटा लाना है, मैं जिस प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट की डिटेल जाए, तो बेसिकली मैं प्रोडक्ट को फैच कैसे कराता हूँ, उस प्रोडक्ट की आईडी से। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे उसकी आईडी चाहिए होगी। तो मैं क्या करूंगा, अपडेट पे, यानी जिस रॉक के अपडेट पे मैं क्लिक करूं उस रॉक की आईडी साथ में जाए मेरे एडेट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी के पेज पे, और वो मैं लेके आऊंगा यूआरएल के थ्रू। तो सबसे इजी वे है कि मैं अपने एडेट प्रोडक्ट डॉट पीएचपी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं, मैं $_गेट का इस्तेमाल करूंगा, और एक की बनाऊंगा जो कि यूआरएल बेस मेरे की को दूसरे पेज पे ले आने में इस्तेमाल होती है। मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, एक की दी आईडी, सही है, इक्वल्स टू, अब मुझे यहाँ पे वो आईडी प्रिंट करवानी है। आईडी मेरे पास ऐसी बात है फॉर ईच लूप में हो तो आ रही है, तो मैं यही वाली आईडी जो मैंने आईडी वहां पे भी प्रिंट कराई हुई है, सेम आईडी को कॉपी किया मैंने और इसके आगे पेस्ट कर दिया। सिंपल, और कुछ भी नहीं किया मैंने। यहाँ पे आते हैं, बैक करते हैं, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। आप देखें मैं यहाँ पे रॉक लीग पे इस्तेमाल कर क्लिक करूंगा, इसकी आईडी क्या है, 3 है। अपडेट पे क्लिक किया तो देखें मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो आईडी कौन सी आई है, 3 आई है। बैक करते हैं, अगर मैं बेल पेपर पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आईडी क्या आ रही है, 5। आईडी में सक्सेसफुली सही लेके जा पा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अब आ जाता हूँ एडिट प्रोडक्ट्स पे, और टॉप पर आने के बाद पहली चीज कैटेगरी का काम जो चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो कैटेगरीज हैं ये तो फैच होके मैं अपने कैटेगरी के ड्रॉप डाउन में प्रिंट करा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आ रही है। ये कहाँ से आ रही है, मेरे कैटेगरी के टेबल से आ रही है डायनेमिकली। ठीक है। तो ये जो चीज वैसी रहेगी, इसके नीचे मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रोडक्ट्स को जो प्रोडक्ट पे क्लिक किया गया है आईडी के थ्रू फैच करवाना है, ताकि मैं उसको प्रिंट करवा सकूं अपने इनपुट फील्ड्स में। एडिट में, अपडेट में याद रखिएगा दो चीजें होती हैं। पहले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स को मंगवाया जाता है, और देन उसके बाद उस डिटेल को अपडेट किया जाता है। तो पहला काम अभी हम कर रहे हैं, उस डिटेल को मंगवा रहे हैं।
तो मंगवाने के लिए क्या करूंगा, मैं करता हूं कि इफ, पहले चेक करूंगा कि क्या डॉलर, क्या इस सेट सेट है, क्या सेट है, $_ गेट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया आईडी, ये सेट है या नहीं, ये चीज मैं चेक करूंगा। ठीक है, यहां पे चेक करने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर आ जाऊंगा, उसके बाद बोलूंगा इसको कि मेरी जो आईडी आ रही है, जो मेरी प्रोडक्ट आईडी है, PID, जो भी आप इसको वेरिएबल देना चाहो वो वेरिएबल दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा $PID का। बल्कि एक काम करते हैं, एक नई अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का। इस टर्नरी ऑपरेटर में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक आईडी तो बनाऊंगा, PID, $PID इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि क्या मेरे पास वो आईडी आ रही है, क्या मेरे पास वो आईडी आ रही है। तो मैं बोलूंगा भाई इस सेट $_ आईडी, सही है, क्वेश्चन मार्क, अगर आ रही होगी वो, तो मैं यहाँ पे उसको वैल्यू में सेट करा दूंगा, यानी $get स्क्वायर सिंगल आईडी। यानी अगर वो आईडी आ रही होगी, सेट होगी, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है ट्रू होगी अगर, तो ये वाला काम होगा, और अगर फॉल्स होगी तो 0। ये वाली चीज समझ में आ रही है। मैंने इसको चेक करवाया कहाँ पे, एक कंडीशन में चेक कराया कि चेक करो क्या आईडी गेट में आ रही है। अगर आईडी आ रही होगी तो क्वेश्चन मार्क वाली जो पहली वह चीज है वो ट्रू के बाद चलती है, अगर ट्रू होती है तो चलती है। तो वो आईडी आ जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, और वो किस में सेव हो जाएगा, PID में सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये सेट नहीं होगी, अगर ये सेट नहीं होगी, तो मेरे पास क्या आएगा, 0। ये दोनों वैल्यूज किसमें सेव हो रही हैं, PID में। मैंने यहाँ पे PID में ये नहीं किया कि सिर्फ आईडी ही सेव हो, मैंने कहा अगर आईडी आए तो आईडी सेव हो जाए, और अगर आईडी ना आए तो क्या सेव हो जाए, 0। 0 सेव हो जाए, मतलब आइदर इन दोनों में से कोई एक चीज लाजमी सेव हो। ये इफ एल्स का एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर, क्या आइदर ये चीज हो या तो ये चीज हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कहा नीचे, मैंने एक डॉलर प्रोडक्ट्स का एक एरे बना लिया, डॉलर प्रोडक्ट्स का एक एरे बना लिया, कि जब ये आईडी मिल जाएगी तो मैं जाहिर सी बात है उसको मंगवाने के बाद इस एरे में सेव करूंगा। तो मैंने एक एरे पहले से बना लिया। अब मैं इस आईडी को चेक करता हूँ, इफ क्या $PID जो आ रही है वहां से ग्रेटर देन 0 है। अब आपको भी पता है कि इस इफ का मतलब यह है कि आईडी एक कोई ना कोई होगी, 1 2 3 0, जो भी होगी, तो वो 0 से क्या होगी, बड़ी ही होगी। तो ये वाला इफ चल जाएगा। और अगर आईडी नहीं आएगी तो क्या सेव हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू 0, तो यानी एल्स चलेगा। फिर क्या चलेगा, एल्स चलेगा। ये कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि अगर मेरे पास आईडी कोई आएगी तो पहला वाला इफ चलेगा, और अगर नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है फिर 0 सेव हुआ है इसके अंदर, तो 0 से इफ होगा तो फिर एल्स चलेगा, कि मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई है, PID ग्रेटर देन 0। सही है, PID ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब PID आ गई है। अब मैं अपनी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करा लूंगा, मैं बोलूंगा भाई $STMT $CON प्रिपेयर, और प्रिपेयर स्टेटमेंट में बोलूंगा सेलेक्ट, अपने सारे कॉलम्स का नाम लिखूंगा, मैं कौन कौन से कॉलम्स मुझे मंगवाना है, तो मैं सारे कॉलम्स का नाम लिखूंगा, लाइक P नेम, P प्राइस, P डिस्क्रिप्शन, P इमेज, और कैट आईडी, लास्ट में कैट आईडी, फ्रॉम TBL प्रोडक्ट्स वेयर, मैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट मंगवा रहा हूं ना, वेयर आईडी, मैंने यहाँ पे टेबल में अगर हम देखें, मैंने यहाँ पे टेबल में अपने TBL प्रोडक्ट्स के टेबल में जाके देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे आईडी क्या रखी है इस TBL प्रोडक्ट की, कॉलम का नाम सिंपल आईडी रखा है। सही है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और
यहाँ पे सिर्फ आईडी लिखूंगा, इक्वल्स टू क्या लिखूं, $PID, नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पास नहीं करता। क्वेश्चन मार्क लिख दिया। अब मुझे इस क्वेश्चन मार्क के लिए बाइंड पैरम लगाना होगा, तो $STMT बाइंड पैरम कि भैया पैरामीटर बाइंड कर दो, जो वैल्यू आने वाली है वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, इंटीजर है, और $PID जो मेरा वेरिएबल है वो मैंने इसके अंदर रख दिया। इस चीज को और कंफर्म करने के लिए कि जो आने वाली वैल्यू हो वो इंटीजर ही हो, वैल्यू इंटीजर ही हो, तो मैं यहाँ पे जो आईडी प्रिंट करवा रहा हूँ, यहाँ पे इस वेरिएबल में सेव करा रहा हूँ, इसको मैं एक और मेथड में रख सकता हूँ जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और वो कौन सा है, इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू का मेथड क्या करता है कि आपके वैल्यू को जो आ रही है वेरिएबल में सेव करता है वो इंटीजर के ही फॉर्म में सेव करेगा, और उसके अंदर मैंने एक रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि भाई इंटीजर ही होनी चाहिए वैल्यू, कि ये जो पीआईडी मैं इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूँ, इधर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई कि वो इंटीजर की वैल्यू होनी चाहिए, स्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने उसको सेव कराने से पहले वेरिएबल में इंटीजर को और कंफर्म कर दिया कि इंटीजर ही हो। ठीक है, तो इंटीजर के वेरिएबल मेथड में मैंने इसको रख दिया, ये पीएचपी का अपना प्री डिफाइंड मेथड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो मैंने पैरामीटर पास कर दिया, अब $STMT एग्जीक्यूट कर देते हैं इसको, एग्जीक्यूट हो गया। अब देन मुझे ये सारी चीजें चाहिए अपने पास, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, तो मुझे इसका रिजल्ट जो है वो बाइंड करना होगा, $STMT बाइंड रिजल्ट, और इसमें मैं वेरिएबल्स के नाम बता दूंगा इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में मुझे चाहिए। सही है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ $PNAME कॉमा $P कॉमा $P कॉमा $P कॉमा $CAT ID। देखिए मेरे सीक्वेंस वही है, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, इमेज और कैट आईडी। अब ये बाइंड रिजल्ट होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे वैल्यूज अभी आ गई, नहीं, ये जब आएंगी जब मैं फैच करूंगा, जब मैं फैच करूंगा, और फैच मैं किस में करूंगा, अपने लूप के अंदर। मैं बोलूंगा वाइल $STMT फैच, जब ये फैच हो जाए, तो जब फैच हुआ तो सारी वैल्यूज किसके पास आ गई हैं, मेरे पास इन सारे वेरिएबल्स में आ गई। जैसे फैच के मैंने क्लॉज चलाई, उसके बाद मेरी तमाम वैल्यूज इसके अंदर आके सेव हो गई हैं। अब मुझे क्या करना है, बस अपने जो प्रोडक्ट से मैंने एरे बनाया है उस एरे में स्टोर कराना है। स्टोर कराने का तरीका पता है आपको, जो कैटेगरी में भी किया था और प्रोडक्ट में भी हम पहले कर चुके हैं, ऊपर भी देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स एरे इक्वल्स टू, एरे बनाया, एंटर किया, अब की और वैल्यू बना देंगे। की बनाए, पी नेम एरो और $P नेम कॉमा, इसी को मल्टीपल टाइम मैंने नीचे डुप्लीकेट कर लिया। अब जस्ट मैं की जो की रखी है वही मैंने सेम रखा है आपका वेरिएबल, तो मैं अब पी प्राइस कर देता हूँ इसको, देन फिर मैं कर देता हूँ इसको डिस्क्रिप्शन, देन फिर कर देते हैं हम इसको इमेज, और उसके बाद मेरे पास ये है कैट आईडी। सारा डेटा जो भी मेरे पास इस क्यूरी के थ्रू आया वो मेरे इस एरे में चला गया, इस लाइन के बाद। सही है, सारा डेटा मेरा उसमें चला गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एल्स में बता दूंगा कि जाहिर सी बात है अगर ये चीज नहीं चली, मतलब ये पीआईडी ग्रेटर देन जीरो नहीं हुई, जीरो हुई, ग्रेटर देन जीरो नहीं हुई, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे सिंपल एको करवा देता हूँ, और एको में सिंपल लिख देते हैं भाई स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में अलर्ट इनकरेक्ट प्रोडक्ट आईडी, और वापस ले जाऊंगा जहां से ये आया, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू प्रोडक्ट्स डॉट php, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये आईडी जीरो हुई तो इसका मतलब है कोई बंदा डायरेक्टली एडिट प्रोडक्ट पे आने की कोशिश कर रहा है।
कोई बंदा डायरेक्टली एडिट प्रोडक्ट में आने की कोशिश कर रहा है तो वो फिर आने नहीं देगा और डायरेक्टली फिर products.php पे ले जाएगा सिंपल। बगर आईडी के इस पेज पे आप नहीं आ सकते। ठीक है। अब वापस आते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे एरे बनाया है डॉलर प्रोडक्ट्स का, सही है। अब इस डॉलर प्रोडक्ट को मैं कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस एरे को मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर आया सिंपल अपने फॉर्म में, ये मेरा प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पे ऐसे होता है आईडी मैं सेम रहने दूंगा, नेम भी सेम रहने दूंगा। मैं यहाँ पे एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाऊंगा कि जो भी चीज मुझे बाय डिफॉल्ट पेश करनी होती है वो वैल्यू में होती है। और यहाँ पे मैं पीएचपी का वो सिंटैक्स खोलूंगा जिससे मैं वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ, इक्वल्स टू वाला। ठीक है। लास्ट क्लास में भी मैंने ये चीज तो आपको बताई थी कि इक्वल्स टू से मैं वेरिएबल को प्रिंट, मतलब मुझे यहाँ पे एको लिखने की जरूरत अब नहीं है प्रिंट कराने के लिए। ये डायरेक्टली चीज सिर्फ चीज को प्रिंट करने के लिए ही होता है। तो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, डॉलर प्रोडक्ट मेरा एरे, और एरे के अंदर की वैल्यू क्या है, पी नेम। ऐसे ही है। यहाँ पर आते हैं, चेक करते हैं, मेरे पास आईडी तो ऑलरेडी आई हुई है, सिर्फ रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड की ऑनलाइन 108, पेज नंबर 108 पे। बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पे दोबारा से। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा है। सॉरी, मैंने लूप नहीं लगाया, मुझे फॉर्म से पहले लूप को स्टार्ट करना होगा। फॉर ईच लूप जो है एरे को प्रिंट करने के लिए, एरे को प्रिंट करने के लिए मुझे लूप की जरूरत है। तो मैं यहाँ पे पीएचपी का सिंटैक्स ओपन करूंगा, क्लोज करूंगा उसी तरह, ताकि मैं बीच में एचटीएमएल का इस्तेमाल करता रहूं। ओपन किया, क्लोज किया, यहाँ पे सिर्फ फॉर ईच स्टार्ट करूंगा, राउंड ब्रैकेट में डॉलर प्रोडक्ट एज डॉलर प्रो, क्वेश्चन मार्क स्टार्ट किया लेकिन एंड नहीं किया। एंड क्या करूंगा, अपने फॉर्म के बाद, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में मैं आप इस डॉलर प्रो को कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ। इस डॉलर प्रो को मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अब डॉलर प्रोडक्ट की जगह डॉलर प्रो कर देता हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे एरे कौन सा बनाया, प्रोडक्ट्स का बनाया, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट से तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं प्रोडक्ट्स। रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करके वापस आते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे वापस जाते हैं, फॉर ईच लूप को हटाते हैं। मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जो अनडिफाइंड वेरिएबल का आ रहा था वो भी इसी चीज़ का आ रहा था एरर, कि आपका मैंने यहाँ पे एस नहीं लिखा था। शायद हमें इसकी सिंगल डेटा है, इसमें हमें उसकी ज़रूरत ना पड़े। एरे की एडिट प्रोडक्ट ऑनलाइन 108 की नेम से लिखा है हमने। की नेम हमारे पास पी नेम है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, चेक करते हैं। तो बेसिकली जो इशू यहाँ पर आ रहा है वो ये आ रहा है कि मेरे पास एक तो ये फॉर ईच लूप लगेगा इसमें लाजमी। तो क्योंकि मेरे पास एरे है और एरे भी मल्टी डायमेंशनल है, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट कर देता हूँ जैसे मैंने पहले किया था। मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप स्टार्ट करता हूँ, एंड बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ईच डॉलर प्रोडक्ट्स, डॉलर प्रोडक्ट एस डॉलर प्रो। ठीक है, क्वेश्चन वो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया, एंड नहीं किया, एंड कर दूंगा मैं फॉर्म के बाद पीएचपी कर्ली ब्रैकेट और पीएचपी क्लोज। अच्छा, यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रो लिखूंगा, मेरा काम हो जाएगा। आके चेक करते हैं, मेरे पास कोड चल रहा है, नहीं कोड में एरर आ रहा है। एरर बेसिकली यहाँ पे क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे जब एरे बनाया तो एरे, जो ब्लैंक एरे बनाया वो हमने डॉलर प्रोडक्ट के नाम से बनाया था, लेकिन जब हम वैल्यू को सेव कर रहे हैं इसके अंदर तो प्रोडक्ट के नाम से कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे भी एस लगाना है। तो ऐसे पता, जो वेरिएबल हमने बनाया है उसी वेरिएबल में हम डेटा सेव करेंगे ना। तो हम एस लगाना भूल गए थे। रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे पास बनाना आ रहा है। अगर मैं इसको 5 कर दूं, जैसे मुझे पता है 5 में भी एक आईडी है, एंटर करता हूँ तो देखो बेल पेपर खुद ही आ गया। आईडी के थ्रू मेरे पास यहाँ पे डेटा फैच हो रहा है। अब इसी तरह जैसे नेम आ रहा है, इसी तरह कैटेगरी, प्रोडक्ट प्राइस, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे ले आऊंगा। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपनी वैल्यूज पर।
और वैल्यूज में मैंने यहाँ पे नेम लिख लिया है। कैटेगरी का काम बाद में करते हैं, प्राइस ले आते हैं सबसे पहले। तो प्राइस में मैं यहाँ पे आता हूँ वैल्यू। वैल्यू का मैंने कीवर्ड लिया, उसके बाद मैंने इसी को ही कॉपी कर लिया अपने सिंटेक्स को, पेस्ट किया। और पी प्राइस कर देंगे अब इसको। ये पी प्राइस हो गया। देन इमेज को मैं यहाँ पे नेम जो है वो पी इमेज नहीं, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको न्यू इमेज। मैं इसका नाम क्या कर रहा हूँ अब? न्यू इमेज, क्योंकि जब ये चेंज होगी तो वो न्यू इमेज होगी। अगर कोई बंदा अब अपलोड करता है वो कौन सी होगी? न्यू इमेज। और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है मैं उसको एज अ पी इमेज नहीं, इसको मैं रखता हूँ ओल्ड इमेज। ये वो इमेज है जो वहां से आ रही है, डेटाबेस से आ रही है, ताकि मुझे पहचान रहे। ठीक है, ये ओल्ड इमेज है, इसकी की भी ओल्ड इमेज के नाम से बना देता है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं। इमेज में मुझे कोई वैल्यू रखनी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में रख देते हैं वैल्यू। टेक्स्ट एरिया वैल्यू एट्रीब्यूट टेक्स्ट एरिया में नहीं होता, मैं यहाँ पे बस इसके अंदर जो वैल्यू है वो रख देता हूँ। लाइक मेरे पास आ जाएगा Ctrl+V, और मैं यहाँ पे रख देता हूँ पी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखो जो चीजें जहां जहां थी वो आ गई। बेल पेपर आ गया, प्राइस आ गया, प्रोडक्शन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। अब कैटेगरी रह गया। कैटेगरी, जो कैटेगरी मेरे पास सेलेक्ट हुई हुई है या जिस चीज की ये कैटेगरी है वो चीज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आनी चाहिए। तो यहाँ पे भी बेसिकली एक कैटेगरी के सेक्शन में मैं यहाँ पर आऊंगा फॉर ईच पे। फॉर ईच से पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉलर सेलेक्टेड का। आपको ही पता है कि ऑप्शन में अगर सेलेक्टेड का वो लगा दो एट्रीब्यूट, तो वो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ आता है। वो ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ आता है, ये एचटीएमएल में हमने पढ़ा था। मैं यहाँ पे सेलेक्टेड का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं चेक करूंगा कि जो वैल्यू इसकी है डॉलर कैट आईडी की है, जिसकी वैल्यू डॉलर कैट आईडी ये वाली डबल इक्वल्स टू बराबर हो किससे? डॉलर प्रो की कैट आईडी से। कैटेगरी की कैट आईडी बराबर हो प्रोडक्ट की कैट आईडी से। तो इसके अंदर सेव करना सेलेक्टेड, क्योंकि एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल में वैल्यू सेव करा रहा हूं मैं क्या? सिलेक्टेड। अदरवाइज ब्लैंक, अदरवाइज ब्लैंक। और मैं इसको हर ऑप्शन में प्रिंट करवा दूंगा। अब आपको भी पता है कि ऑप्शंस उतने प्रिंट होंगे जितने मेरी कैटेगरीज होंगी, जितने मेरी कैटेगरीज होंगी। तो ये सिलेक्टेड सिर्फ उस पर होगा जिसकी कैट आईडी उसके बराबर होगी, और ये रखूंगा मैं लूप के अंदर, ताकि जब ऑप्शन प्रिंट हो रहा हो उस वक्त ही डॉलर सेलेक्टेड में वही वाली सिलेक्टेड आए। अदरवाइज बाकियों में ब्लैंक जा रहा हो, बाकियों में क्या जा रहा हो? ब्लैंक जा रहा हो। दोबारा समझ लेते हैं कि जाहिर सी बात है फॉर ईच में कैटेगरी प्रिंट हो रही है, चार कैटेगरीज हैं तो चार ऑप्शंस प्रिंट होंगे। अब फॉर एग्जांपल फॉर ईच आया, उसे पहली कैटेगरी प्रिंट करी। अब पहली कैटेगरी जब वो कैट आईडी को देख रहा है तो कैट आईडी को उसने देखा कि कैट आईडी प्रोडक्ट आईडी के बराबर नहीं है, तो वैल्यू उससे क्या सेव करा दी? ब्लैंक। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन में फिर क्या क्या प्रिंट करेगा? ब्लैंक ही प्रिंट करेगा, तो ये सिलेक्टेड नहीं होगा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन जब प्रिंट करने गया, वो लूप चल रहा है ना, अब दूसरा ऑप्शन प्रिंट करने के लिए गया तो दूसरा ऑप्शन में जो कैट आईडी है वो प्रोडक्ट आईडी के कैट आईडी से बराबर है, इक्वल है। तो आप इस वेरिएबल में वैल्यू कौन सी चली गई? सिलेक्टेड वाली। तो वो सिलेक्टेड यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, और वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सिलेक्ट। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी इसी तरह प्रिंट होंगे। मतलब हर दफा ये सिलेक्ट का वेरिएबल बनेगा और चेक करेगा क्या कैट आईडी बराबर है प्रोडक्ट वाली कैट आईडी से, जो मतलब जो आ रही है ऊपर से प्रोडक्ट की। अगर बराबर होगी तो सिलेक्टेड आएगा, अदरवाइज ब्लैंक आएगा। ये भी मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर ही यूज किया है। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। बेल पेपर कौन सा कैटेगरी है? वेजिटेबल है। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो बाय डिफॉल्ट क्या सेलेक्ट हो गया? वेजिटेबल। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, मुझे सिलेक्ट करने की जरूरत
नहीं है। ये कैसे हुआ, वहां के लूप के थ्रू हुआ, डायनेमिक कैटेगरीज। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड यहाँ पे आ गया है। लास्ट में अब आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे प्रोडक्ट जो आपने सेलेक्ट किया हुआ इमेज, वो इमेज यहाँ पे दिखाना चाह रहे हो तो आप इमेज दिखा सकते हो, अदरवाइज आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं नीचे या ऊपर या प्रोडक्ट इमेज में इसके लेबल में कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि प्रोडक्ट इमेज अपलोड फॉर न्यू इमेज। कि भाई यहाँ पे आप जो चीज अपलोड करोगे वो न्यू इमेज करोगे, अदरवाइज आपकी इमेज वैसी रहेगी जैसी है, जो पहले से अपडेट हुई भी है, नो चेंज हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे सारा काम मेरा फॉर्म का हो चुका है, फॉर्म में सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे बस अब सबमिट का काम करना है, यानी अपडेट का काम करना है। अपडेट का आधा काम हो गया, फैच हो गया। अब क्या करना है, मुझे उसको अपडेट करना है। सबमिट पे क्लिक होने पर सबमिट का बटन ये रहा, नेम सबमिट है, फॉर्म मेरा पोस्ट है, मल्टी पार्ट लगा हुआ है। अब आ जाते हैं इंसर्ट वाले काम पे, ये मेरा इंसर्ट वाला काम हुआ है, इसी को चेंज करते हैं हम सबमिट के ऊपर। तो भाई अब ये अपडेट होने जा रहा है। सर्वर मेथड पोस्ट हो, इफ ये सही लगा हुआ है, पोस्ट के अंदर सबमिट की बनी हुई हो, इस सेट हो, ये भी क्लियर है। वैल्यूज कौन कौन से उठाए, पी नेम उठाए, पी कैटेगरी उठाए, पी प्राइस उठाए, पी डिस्क्रिप्शन उठाए, यहां तक भी हमारे पास सही है कि यही चीजें मुझे उठानी है। ठीक है, अब इमेज में वो चेक करे। मैंने यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डॉलर न्यू इमेज नेम इक्वल्स टू वो रखूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, यानी प्रोडक्ट्स वाला, ये वाला। कहाँ गया, डॉलर ओल्ड इमेज, डॉलर ओल्ड इमेज जो वहां से आ रहा है, वेरिएबल बन गया ना। मैंने बाय डिफॉल्ट एक डॉलर न्यू इमेज जो कि मेरे यहाँ पे मैं यूज करने वाला था, उसमें मैंने ओल्ड इमेज को पहले सेव करा दिया। और ये वाला पूरा अपलोडिंग वाला काम, पूरा अपलोडिंग वाला काम मैं बताऊं किस में रखूंगा, मैं इफ में रखूंगा। इफ इज नॉट एम्प्टी, एम्प्टी अगर ना हो, क्या एम्प्टी ना हो, ये वाली की जिसमें मेरी नेम आता है, मतलब मैंने पी इमेज में, पी इमेज नहीं, मैंने यहाँ पे इसको न्यू इमेज कर दिया था। तो मेरी फाइल अगर अपलोड होगी तो नेम की में वैल्यू आ जाएगी, नेम की में वैल्यू आ जाएगी। और नॉट एम्प्टी का मतलब है कि अगर वैल्यू आ जाए तो ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट चल जाएगा। अगर वैल्यू आ जाएगी तो ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट चलेगा, और जब ऊपर वाला कर्ली ब्रैकेट चलेगा तो ये सारा काम उसके अंदर होना चाहिए। इसको मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब मुझे इसकी ठीक है, यहाँ पे इफ लगा हुआ है नॉट एम्प्टी इमेज नेम का, मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है। हम्म, मैंने ज्यादा कर्ली ब्रैकेट तो डिलीट नहीं कर दिया। ये वाला इसका है, ये वाला इसका है, ये वाला इसका है। ठीक है, हाँ अब ये चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे पास डॉलर न्यू इमेज में पहले ओल्ड इमेज का सेव हो जाए। अगर इमेज अपलोड हुई तो फिर ये वाला काम हो, डॉलर न्यू इमेज में कौन सा काम सेव हो जाए, फाइल का नाम सेव हो जाए, ये वाला नाम सेव हो जाए, और अपलोड भी हो जाए। अब आपको भी पता है वेरिएबल की सीरीज के हिसाब से पहले ये सेव होगा, अगर अपलोड नहीं हुई तो ये तो चीज चलेगी ही नहीं, यही फाइल का नाम रहेगा। और अगर ये चीज चल जाती है तो ये वाली वेरिएबल रिप्लेस हो जाएगा न्यू नेम से, जो कि इसमें प्रोसेस में मैं ऐड प्रोडक्ट करते वक्त दिखा चुका हूं। यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि अगर मेरी इमेज जो न्यू इमेज के वेरिएबल, मैंने वेरिएबल का नेम दोनों में सेम रखा है ताकि मैं उसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकूं। ये तो ये वाला ब्लॉक तो सिर्फ तब चलेगा जब अपलोड होगी इमेज, यूजर यहाँ पे आके इमेज अपलोड करता है तो मेरी इमेज का ये वाला ब्लॉक चलेगा, कि इमेज का नाम बनेगा, एक यूनिक आईडी बनेगी, उसके अंदर उसका एक्सटेंशन लगेगी, और देन लास्ट में मूव अपलोडेड फाइल, मेरे फोल्डर में वो फाइल चली जाएगी। लेकिन अगर अपलोड करता ही नहीं है तो मेरा ये वाला वेरिएबल तो ऑटो पहले ही क्रिएट मैंने करवाया हुआ है,
और उसके अंदर वैल्यू कौन सी रख रहा हूं मैं, ओल्ड इमेज की, जो कि मेरे ऊपर से आ रही है, मेरे डेटा में से, डेटाबेस से जो आ रही है, मैंने वही चीज वापस रख दी। और यहाँ पे मैं फिर सिर्फ एक ही वेरिएबल का नाम रखूंगा, न्यू इमेज, क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू या तो ये होगी या तो ये होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह ये काम चल रहा है कि इमेज अपलोड हो तो ये वाला काम हो, न्यू इमेज में नया नाम आ जाए, और अगर इमेज अपलोड ना हो तो ये वाला वेरिएबल अपना क्रिएट हो जाए और आगे काम हो जाए। अब अपनी स्टेटमेंट बना लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट में आते हैं और यहाँ पे आके अपने क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी कुछ इस तरह होगी कि अपडेट टीबीएल प्रोडक्ट, टेबल का नाम प्रोडक्ट्स ही है, ठीक है, सेट। अब बारी बारी में तमाम टेबल कॉलम्स को बुला के उसके अंदर वैल्यू सेट कराऊंगा। लाइक पहले कॉलम का नाम है पी नेम इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा, दूसरे कॉलम का नाम क्या है, पी प्राइस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, कॉमा, फिर क्या है मेरे पास, पी डिस्क्रिप्शन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, जहां पे वैल्यूज जानी है वहां पे मैं क्या डाल रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, उसके बाद क्या है मेरे पास, पी इमेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और हाँ, कैट आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सही है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें रख दी हैं। वेयर, लास्ट में ये अपडेट करवा रहे हैं, अपडेट में वेयर की क्लॉज जरूरी है। वेयर आईडी यानी प्रोडक्ट की आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन मार्क की सीक्वेंस है उसी हिसाब से मैं यहाँ पे पहले डेटा टाइप बताऊंगा। पहला डेटा जो होगा वो स्ट्रिंग होगा, दूसरा इंटीजर है, तीसरा स्ट्रिंग है, चौथा स्ट्रिंग है, पांचवा क्वेश्चन मार्क इंटीजर है, कैट आईडी है, और छठा क्वेश्चन मार्क भी इंटीजर है, आईडी है। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप बता दिया एस और आई के फॉर्म में। अब इसी सीक्वेंस में मैं अपना वेरिएबल्स भी रख दूंगा। पहला पी नेम है, सही है, दूसरा पी प्राइस है, सही है, तीसरा डिस्क्रिप्शन है, सही है, चौथा इमेज, न्यू इमेज वाला वेरिएबल है, सही है, पांचवा कैटेगरी है, ठीक है, और लास्ट में छठा एक और ऐड हो जाएगा, और ये मैं कौन सा ऐड करूंगा, एक वेरिएबल बनाया था डॉलर पी आई डी, तो डॉलर पी आई डी छठा ही हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, अगर अपडेट हो जाए तो ये अलर्ट आ जाए और कहाँ चले जाए, दोबारा से प्रोडक्ट्स डॉट पीएचपी में चला जाए। तो ये मेरा इंसर्ट करनी अपडेट प्रोडक्ट्स डेटा है, और फॉर अपडेट डेटा। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, सारी चीजें मेरी यहाँ पे सेट हैं। बैक करके मैं कोई और सी चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ से आ जाता हूँ, प्रोडक्ट्स में चले जाता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आ गया, ब्रोकली है, मैं अपडेट पर आता हूँ, ब्रोकली की डिटेल आ गई, मैं 300 की जगह इसको 500 कर देता हूँ। पहले एक चीज चेंज करके देखते हैं, सही है, सबमिट पर क्लिक किया, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके किया, ब्रोकली जैसी थी वैसे ही रही, इमेज जो पुरानी थी वही रही, चेंज नहीं हुई, 500 वैल्यू चेंज हो गई। अब अपडेट पे जाता हूं मैं, और अब ब्रोकली की जगह मैं कोई और सी इमेज लूंगा। मैं यहाँ पे इमेज देख लेता हूँ, मुझे कोई और सी सब्जी चाहिए क्या। डाउनलोड्स में आते हैं, डाउनलोड्स में मेरे पास फोल्डर का नाम क्या है, इमेज डाउनलोड्स, इसके अंदर ले लेते हैं एप्रिकॉट, एप्रिकॉट का नाम सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, अच्छा यहाँ पे आके आप ये भी चेक कर सकते हो, ब्रोकली 300 की आ रही है, पेज रिफ्रेश करो, अब कितने की आ रही है, वहां अपडेट करोगे आपके वेबसाइट में वो चीज डायरेक्टली अपडेट हो रही है, यहाँ पे आपको कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं। वहां पे अपडेट करोगे, यहाँ पे अपडेट हो रही है, वहां पे ऐड करोगे, यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। वापस आते हैं, वापस आने के बाद, सॉरी कोड में नहीं, वेबसाइट पे आते हैं, डैशबोर्ड पे, और ब्रोकली का यहाँ पे नाम रख देते हैं एप्रिकॉट, ठीक है, एप्रिकॉट वेजिटेबल नहीं है, फ्रूट है, प्राइस के 600 कर देते हैं। अब फाइल मुझे अपलोड करनी होगी तो मैं फाइल अपलोड कर देता हूँ। कहाँ गया हमारे पास फोल्डर, ये रहा इमेज डाउनलोड्स का, एप्रिकॉट मैंने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ओपन हो गया, ऑर्गेनिक एप्रिकॉट
सबमिट किया मैंने, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे एप्रिकॉट तो आ गया, लेकिन एप्रिकॉट की इमेज यहाँ पे सही नहीं आई है। तो इमेज में यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या इशू है। पहले तो ये चेक करते हैं कि हमारे फोल्डर में गई है या नहीं गई है। तो मैं डैशबोर्ड के एसेट्स में आता हूँ, इमेजेस में आता हूँ, प्रोडक्ट्स में आता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास एप्रिकॉट की इमेज सेव हुई है या नहीं हुई है, यानी इमेज की, एप्रिकॉट की इमेज सेव नहीं हुई। तो एडिट प्रोडक्ट में हमारे पास ये वाला काम जो है वो नहीं चला है। इसका मतलब यही है, जाहिर सी बात है, वो इमेज अपलोड नहीं हुई। इमेज अपलोड नहीं हुई है तो ये वाला काम नहीं चला। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे जो की नेम रखा है अपना इमेज का, वो न्यू इमेज ही रखा है। मैं यहाँ पे आके इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, इसको मैंने सेट कर दिया। इसके अलावा एक्सटेंशन अपलोड, अच्छा तो ऐसा, तो यहाँ पे मैंने नाम चेंज कर दिया तो यहाँ पे भी पी इमेज नहीं रहेगा, ये भी क्या हो जाएगा, मैंने नेम चेंज किया है ना, तो मैंने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया था। देखो याद रखना, कोडिंग में एरर्स आते हैं, मेन चीज ये है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। और ज्यादातर एरर स्पेलिंग मिस्टेक या आपकी कुछ चीजें चेंज करने पे उसके जरिए जो, या उससे लिंक जो दूसरी चीजें हैं उसको चेंज करना भूल जाते हो, ज्यादातर एरर उसकी वजह से आ रहे होते हैं। तो आपने जैसे देखा, मैंने पी नेम को न्यू इमेज, पी इमेज को न्यू इमेज कर दिया था। तो जहां जहां पी इमेज था मुझे सब जगह न्यू इमेज करना था। मैंने एक जगह तो किया इफ में, लेकिन उसके नीचे जहां पे नेम आ रहा था वहां पे न्यू इमेज नहीं किया, तो उसने वैल्यू नहीं उठाई। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे दोबारा इमेज चेंज करूंगा, अपडेट पे आते हैं, एप्रीकोड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, मैंने रिफ्रेश किया है। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं पहले, अपडेट पे आते हैं, एप्रीकॉट सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं, सबमिट करते हैं, प्रोडक्ट अपडेटेड सक्सेसफुली, एप्रीकॉट यहाँ पर आ गया। और वेबसाइट में भाई अगर देखो, तो जहां पे ब्रोकली है वहां पे आप फ्रूट्स देखे, फ्रूट्स पहले आ रहे हैं, वेजिटेबल बाद में आ रहे हैं, और ये फ्रूट की कैटेगरी, अब 3 फ्रूट्स होगा और आपका एक वेजिटेबल हो गया। तो हमारे पास अपडेट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। डिलीट बहुत छोटा सा काम है, तो डिलीट को भी साथ के हाथ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको भी कंप्लीट हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, इसके एंकर में आएंगे, और एंकर में इसको बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं इसी पेज पे जाना चाहता हूँ। तो मैं कोई और चीज नहीं बल्कि डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, और एक इसको वेरिएबल दूंगा, एक की दूंगा, डिलीटेड आईडी इक्वल्स टू, और जो प्रोडक्ट की आईडी है वो दे दी मैंने। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं चल रहा है या नहीं चल रहा। इसका मतलब ये है कि मैं जब भी डिलीट पे क्लिक करूंगा इसी पेज पे की आ जाएगी, इसी पेज पे उसकी की आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे जैसे ग्रैप्स पे क्लिक करता हूँ तो देखो, डिलीटेड आईडी इक्वल्स टू 4, डिलीटेड आईडी इक्वल्स टू 2, मैं उसी पेज पे आ रहा हूँ, मैं उसी पेज पे आ रहा हूँ। तो मेरी ये चीज बिल्कुल सही चल रही है। प्रोडक्ट्स पे आया था वापस। अब इसके टॉप पर आऊंगा मैं, स्टेटमेंट यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, कमेंट लगाऊंगा फॉर डिलीट प्रोडक्ट्स। अच्छा यहाँ पे एक काम और करूंगा मैं यहाँ पे एंकर के अंदर ही एक ऑन क्लिक पे रिटर्न लगाऊंगा कंफर्म का, सही है। और उस पे क्या पूछूंगा, आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट। अब आप दिस प्रोडक्ट लिख लो, या उस प्रोडक्ट का नाम भी अगर प्रिंट करना है तो आप ये चीज प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट उसमें। अभी पहले मैं आपको दिस प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, देखो डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझसे पूछा आर यू रियली वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट, ओके करता हूँ तो आईडी आ रही है, सही है। प्रोडक्ट्स पे आता हूँ, दोबारा डिलीट पे क्लिक करता हूँ, कैंसिल करता हूँ तो देखो मैं उधर नहीं गया, आईडी नहीं आई। कैंसिल करूंगा तो आईडी नहीं आई। और अगर आपको प्रोडक्ट का नाम चाहिए तो आर यू रियली वांट टू डिलीट, ये वाली जगह पर मैं इस प्रोडक्ट का, कैटेगरी नहीं, प्रोडक्ट का नाम प्रिंट करवा दूंगा, वहीं से कॉपी करके करवा दिया। रिफ्रेश करते हैं, तो आर यू रियली वांट टू डिलीट ग्रेप्स। अब वो आपको प्रोडक्ट का नाम भी यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना ज्यादा इसको अच्छा और स्पेसिफिक बना सकते हो कि भाई यूजर को आसानी हो। ये यूजर एक्सपीरियंस में आ जाता है कि यूजर को चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करने पे मेरे पास आईडी आ रही है। आप आईडी को गेट करके काम कर लेते हैं जल्दी से। मैं वापस आता हूँ अपने कोड पर, फॉर डिलीट प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ
पहले चेक करूंगा क्या मेरे पास $_गेट के अंदर डिलीटेड आईडी आ रही है। डिलीटेड आईडी मैंने ऐसे लिखा है, डिलीटेड आईडी आई कैपिटल है, सही है। डिलीटेड आईडी आ रही है, अगर आ रही है तो ये वाला इफ चल जाएगा। अगर आ रही है तो ये वाला इफ चल जाएगा। मैं बोलूंगा डिलीटेड आईडी इक्वल्स टू, इसको भी मैं किसके अंदर रख दूंगा, इंटीजर वॉल में, और इस $गेट को कॉपी करके मैंने इस एंड वॉल में पेस्ट कर दिया, यानी एक वेरिएबल बना लिया। मेरे पास यहाँ पे आईडी आ गई, जो डिलीट करना है प्रोडक्ट, मेरे पास यहाँ पे आईडी आ गई। मैं बस अपना स्टेटमेंट क्रिएट करूंगा, HTMT इक्वल्स टू $कॉन प्रिपेयर डिलीट फ्रॉम TBL प्रोडक्ट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क $HTMT बाइंड पैरम। पहले बताऊंगा कौन सा टाइप है, दूसरा बताऊंगा उसका वेरिएबल इफ, क्योंकि इसमें मुझे कोई बाइंड डिलीट करना नहीं है, मुझे बस डिलीट करवाना है। तो इफ $HTMT एग्जीक्यूट, जब ये एग्जीक्यूट हो जाए तो भाई एक अलर्ट चलाना है, तो अलर्ट को कहीं से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं अलर्ट कहीं पे कॉपी हुआ हो। हाँ ये रहा। पूरा नहीं लिख रहे भाई, आलसी लोग हैं और क्या कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं एक नया काम करने वाला हूँ। मैं इस product.php पे डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा। मैंने यहाँ पे सिंगल कोटेशन रहने दिया है, एक कोटेशन ये लगाया ताकि ये वाला कोटेशन यहाँ पे क्लोज हो जाए, एक कोटेशन यहाँ पे ये वाला लगाया ताकि ये वाला कोटेशन स्टार्ट हो जाए, ताकि यहाँ पे क्लोज हो जाए। इसके बीच में मैं एक कॉन्केटिनेट लगाता हूँ ताकि मैं बीच में PHP का यूज कर सकूँ। ये चीज समझ में आ रही है, ये डबल कोटेशन इसका क्लोजर है और ये स्टार्टर है इसका, सही है। मैंने इस स्ट्रिंग को बीच में से ब्रेक कर दिया और बीच में कॉन्केटिनेट लगा दिया ताकि मैं एक PHP का प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकूं, जो कि मैं पहले भी कर चुका हूं। $सर्वर PHP सेल्फ, जहां से आया है वहीं लौट गया, ठीक है। तो भाई जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। तो अब आके देखते हैं क्या ये वहां पे लौट रहा है या नहीं, रिफ्रेश करते हैं। नहीं, ओके, प्रोडक्ट डिलीट, क्योंकि आईडी डली हुई थी तो चौथा नंबर तो गया, ओके कर दिए। तो भाई ये तो कुछ यहाँ पे 4 नंबर जा चुका है, क्योंकि आईडी वहां पे आई हुई थी। मैं यहाँ पे अब किसको डिलीट करूँ, वेजिटेबल को एक को रहने देते हैं, फ्रूट को एक और को डिलीट कर देते हैं। मैं एप्रिकॉट को जो अभी अभी आया है उसको डिलीट करते हैं। मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, आर यू रियली वांट टू डिलीट एप्रिकॉट, कैंसिल कर दूंगा, डिलीट नहीं होगा। दोबारा डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, अगर तो देखो प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके करता हूँ तो मेरा एप्रिकॉट भी डिलीट हो जाएगा। तो मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर हो चुका हूँ। यहाँ पे जो जो चीजें चेंज कर रहा हूँ, जो मुझे टेबल में भी दिख रही हैं, वो वेबसाइट में डायरेक्टली अपडेट हो रही है। अब देखो सिर्फ दो ही चीजें बची हैं, बनाना और बेल पेपर। नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं एजेक्स के थ्रू लाइव सर्च लगाऊंगा, जिससे आप प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। सर्च बाय कैटेगरी लगाऊंगा, क्या जो कैटेगरीज वहां पे मैंने प्रिंट कराई थी वो कैटेगरीज यहाँ पे भी प्रिंट हो रही होंगी, बिल्कुल सेम उसी तरह। और आप वेजिटेबल पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वेजिटेबल्स आ रहे होंगे, फ्रूट्स पे क्लिक करोगे तो सिर्फ फ्रूट्स आ रहे होंगे, जिस पे भी क्लिक करोगे सिर्फ वही आएगा, अदरवाइज नहीं। और साथ में हम प्राइस रेंज का भी कर सकते हैं कि भाई लो प्राइस की चीजें पहले आए और हाई प्राइस की बाद में, या हाई प्राइस की पहले आए लो प्राइस की बाद में। हम हाई टू लो टू हाई भी करेंगे इसमें। और इसके साथ साथ फिर हम एड टू कार्ट पे मूव हो जाएंगे, इसके डिटेल पेज और सो ऑन, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें इसमें कवर करना है। तो जितना अभी तक काम हो चुका है उसको कंप्लीट अपने पास ही बनाते रहो, ताकि आपके पास भी एक प्रोजेक्ट, इस प्लेलिस्ट के एंड में आपके पास भी एक प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, जिस तरह हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है।